हाउ आर यू ऑल। आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली वैसे मैं आपको पता होगा मैं बीए प्रोग्राम की एक सीरीज़ को फॉलो अप कर रही थी, लेकिन आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड है, इसलिए मुझे ये बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की। ऐसा कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि किसी भी टॉपिक में कोई इश्यू आ रहा हो तो मैं कोशिश करूँगी कि आसानी से आपको उसे समझाऊँ। तो आज की जो वीडियो है, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि जो क्लास 10th है ना, उसकी जो साइंस है ना, उसके चैप्टर्स को उन्हें समझना है। हालांकि स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मैंने ना कुछ वीडियो पोस्ट की थी साइंस की, बट द क्वालिटी ऑफ दैट वीडियो वॉज नॉट दैट मच गुड एग्जैक्टली। सो मैं फिर से बना रही हूँ ये वीडियो, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो बोर्ड का सेटअप है ना वो अभी नहीं हो पाया। इसमें कुछ इश्यू चल रहा है कि जो लाइट है ना उसकी वजह से लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो द व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली। तो जैसे सॉर्ट आउट होता है कि तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन थोरोली जितना इस फर्स्ट चैप्टर में आपको समझा सकती हूँ वो समझा रही हूँ, और बताऊंगी इतने आसान तरीके से ना कि आप बहुत आसानी से उसे याद भी करते चले जाएंगे। तो थोरोली एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। सी, हमारी डेली लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, लाइक हम आप बात करें चाहे फिजिकल चेंजेस की बात करें या फिर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, उन सभी को हम इक्वेशन या रिएक्शंस, सॉरी इक्वेशन तो नहीं बोलोगे, उन सभी को हम रिएक्शंस बोलते हैं। सपोज आपने खाना खाया, वो खाना आपने चबाया, चबाने के बाद आपके उसोफेगस से होता हुआ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा फॉलो अप हुआ और वो डाइजेस्ट हुआ। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे भी हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। येस ऑफकोर्स, ये वैसे केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो हम इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बोलते हैं, सॉरी मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स हमारे आप कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज आप साबुन अपना हैंड वॉश कर रहे हो और साबुन लगा के हाथों को धो रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें जनरली होती हैं दे ऑल आर केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली। सो हम किसी प्रोडक्ट को लगा रहे हैं फेस पे, वो कैसा फेस पे रिएक्ट कर रहा है। फेस पे कोई क्रीम लगा रहे हैं, अगर हमारे एक्ने हो रहे हैं तो उस पर जो हम कोई क्रीम लगा रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट करा, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम घिरे हुए हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शंस ये होती हैं। अब इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है भाई। इक्वेशन का मतलब हुआ जब हम इन केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखते हैं। यस ऑफ कोर्स, सिंबल, जैसे कि हमारे मैथ में होता है 1 2 3 4, इंग्लिश में ABCD होता है, ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी पूरी एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें हर केमिकल का एक नाम होता है, हर केमिकल का एक आपका नाम होता है, सिंबल होते हैं हर केमिकल के। जैसे हाइड्रोजन को H से प्रोनाउंस करते हैं, हीलियम को HE से प्रोनाउंस करते हैं, इसी तरीके से हर केमिकल के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो उन सिंबल की फॉर्म में जब हम उसे लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मतलब एक थ्योरी फॉर्म से हटकर जब हम सिंबल की फॉर्म में उसे लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब हाउ यू कैन से दैट दैट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग एग्जैक्टली इन दिस स्टेज। तो उसकी 4 चीजें होती है, मतलब 4 पॉइंट होती हैं जो आपको ध्यान रखना है कि जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे फर्स्ट, चेंज इन द स्टेट, मतलब किसी भी मैटर की, जब आपने लास्ट 9th में पढ़ा होगा ना, 9th में स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा था, तो जब मैटर की स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है, मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है उसकी, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है चेंज इन द कलर, मतलब सपोज किसी भी चेंज इन द कलर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, इफ़ यू आर लिटिल बिट मतलब फैमिलियर विद द लिटमस पेपर, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कि दैट व्हाट इज एसिड और व्हाट इज बेस। तो कैसे टेस्ट करते हैं हम लिटमस पेपर को, किसी भी सॉल्यूशन में जो भी आपके पास है उसमें डिप करते हैं, और डिप करने के बाद द जो कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल चेंज। तो कलर जो है वो चेंज होगा, चेंज होने के बाद हमें पता चलेगा दैट, तो वो जो चेंज इन द कलर है ना वही बता रहा है दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो वो चेंज इन द कलर मतलब किसी भी केमिकल की स्टेट में या किसी केमिकल के या किसी भी चीज़ के कलर में चेंज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, थर्ड आपका बोलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, या कोई भी चीज़ हो रही है और उसमें गैस इवोल्यूट हो रही है, गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस निकल रही है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, अ साइन दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। एंड फोर्थ वन इज चेंज इन द टेम्परेचर, ऑफ
ऑफ कोर्स चेंज इन द टेम्परेचर। सपोज करिए आपने पानी को गर्म किया, तो पानी जब पहले ठंडा था फिर वो गर्म हुआ, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो चेंज इन द टेम्परेचर इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो आपको पता चल गया इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, और केमिकल चेंजेस मतलब किस बेसिस पे हम, किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि आपकी रिएक्शन हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग एग्जैक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। एज आई टोल्ड यू बिफोर, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट दैट केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग केमिकल रिएक्शन टू द केमिकल इक्वेशन। इसमें ऐसा कुछ एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करिए मैं बोल रही हूँ कि Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। मीन्स Na और Cl आपस में मिले और उन्होंने सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक यानी कि सिंपल सॉल्ट बना। दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसे नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो मैं ऐसे लिखूंगी, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो इसमें सिंबल नहीं आ रहा है। अगर मैं इसी को लिख दूँ Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, तो हमारी ये हो गई है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे, सॉरी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सी, केमिकल जो इक्वेशन होती है ना वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। पहले पॉइंट, इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब ये लाइट वाला मतलब सेकंड पार्ट में बताऊंगी। जब ये लाइट वाला इशू मैं जल्दी से ठीक कर दूँ तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हाउ यू कैन सॉल्व या हाउ यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली। तो अभी हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। वो हमेशा बैलेंसिंग फॉर्म में लिखी जाती है। यस, देखिए एक साइड होती है आपकी LHS, एक होती है आपकी RHS साइड। ठीक है, अब मान लीजिए आपने LHS साइड में आपने लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख रहे हो Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि O, तो दूसरी साइड में आप MgO ही लिखोगे। यस ऑफ कोर्स MgO ही लिखोगे। मींस Mg प्लस O इज इक्वल्स टू MgO। यस, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन यहाँ पे Mg जो है ना वो 1 था, 1 Mg था, यहाँ पे 2 Mg नहीं था, मतलब मैंने 2 Mg नहीं बोला, ओनली सिंगल Mg मतलब 1 Mg प्लस O मतलब ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन एक ही बोला, O2 नहीं बोला। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो होगा आपका मतलब ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो बनने वाला प्रोडक्ट भी MgO यानी कि सिंगल Mg प्लस O यानी कि एक ऑक्सीजन होगा उसमें। ऐसे लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर का जो बिहाफ है इसमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरा आपका है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो तो मैं आपको अभी समझा दूंगी, लेकिन जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो बोर्ड पे समझाना पड़ेगा क्योंकि दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं आपको सिखाऊंगी और वो कभी भूलेंगे भी नहीं है। दैट विल बी अ इजी ट्रिक टू। सो वो मैं आपको बताऊंगी बोर्ड के सहायता से। चलिए आज अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अब वो समझ नहीं पाते इतने सारे टाइप्स हैं वो हाउ दे कैन क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। सो सबसे पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो एक आसान शब्दों में कहूँ तो आपको जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं ना, मतलब जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, एक मतलब एक जनरल उसके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, सिर्फ दो रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में दे रखा है, मैं बुक है मेरे पास वैसे, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ अपने तरीके से। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं, मतलब जैसे मान लो CaO लिया हमने, CaO क्या होता है आपका क्विक लाइम होता है ना, लाइम आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने CaO लिया प्लस आपने उसके साथ ऐड कर दिया H2O। तो मैंने दो चीजें ली ना, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट थे वो दो थे, CaO प्लस H2। ठीक है, CaO प्लस H2 दो रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट बना वो बना CaOH का ट्वाइस। क्या प्रोडक्ट बना? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट एक ही बना, उसके अलावा कुछ नहीं बना। तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, मतलब दो चीजें कंबाइन हुई और एक बनी, इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट दो होंगे और प्रोडक्ट एक होगा, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? आसान था, दो मिलो एक बनो। चलिए ठीक है, अब कॉम्बिनेशन
हाँ, सो हम बात करते हैं कि इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और भी हैं। सब एक है आपकी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं आपको बता दी हूँ, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब हो गया निकलना, थर्मिक मतलब हीट का निकलना। मतलब जब आप किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसी का ऑपोजिट होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कोई भी रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब तुम इन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में ही बता रही हूँ आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हुई, जिसमें एक्सो मतलब निकलना, बाहर की तरफ निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट जब बाहर की तरफ किसी भी रिएक्शन में निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अपोजिट होता है इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसमें क्या हुआ, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी चीज के अंदर, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये छोटा सा था एक्सो और एंडोथर्मिक, डिटेल में बाद में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये याद करना भी आसान है, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस ऑफ कोर्स, मतलब उसमें क्या कर रहे थे हम, याद करो, जस्ट मेक इट रिमेंबर दैट हम उसमें क्या कर रहे थे, रिकॉल योर मेमोरी, कि हम उसमें क्या कर रहे थे कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट था ना, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, इसमें से जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो बस उसका उल्टा करना है। तो आपको याद रहेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हम भाई दो को जोड़ के एक बना रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक को तोड़ के दो या तीन बना रहे हैं, मतलब एक जो है ना वो एक रिएक्टेंट एक ही रहता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम बात करते हैं फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं FeSO4, देखो मुझे बुक का हेल्प इसलिए लेनी पड़ रही है यहाँ पर कि आई डू नॉट हैव दैट बोर्ड टू राइट एनीथिंग, तो मैं इसलिए यहीं से आपको चीज़ें समझा रही हूँ। तो आप देखिए, जो फेरस सल्फेट है ना FeSO4, जब हम FeSO4 को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो टूट जाता है, मतलब वो ब्रेकअप हो जाता है। किन पार्ट्स में, किन सब्सटेंसेस में, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सोडियम डाइऑक्साइड एंड सोडियम ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी आई एम सो सॉरी, सोडियम कहाँ से आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है ये। सो क्लियर हो गया, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा चलिए बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा होगा, व्हेन समथिंग इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम देयर प्लेस, मतलब यहाँ पर हो रहा है कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से। आपको एक प्रैक्टिकल याद होगा जब हम बात करते हैं, चलो एक प्रैक्टिकल तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, आप ऐसे समझो कि हम जो कॉपर होता है और जो फेरस सॉल्यूशन होता है, कॉपर और फेरस, मतलब कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल और Fe यानी कि आयरन इज ऑल्सो अ मेटल। अब ये क्या होती है, जब इन्हें Fe यानी कि आयरन और कॉपर सरफेस सॉल्यूशन यानी कि CuSO4, तो Fe और आयरन, Fe यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जब रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है कि Fe जो होता है ना अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब Fe सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, FeSO4 बन जाता है, प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। मतलब यहाँ रिएक्शन क्या थी, जस्ट लुक एट दैट, यहाँ पे रिएक्शन थी Fe प्लस CuSO4, मतलब यहाँ पे Fe और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन जब ये रिएक्शन, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो इसमें केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल रिएक्शन अकर हुई और बन क्या गया भाई, बन ये गया Fe
Fe तो भाई मिल गया किसके साथ, SO4 के साथ, फेरस मिल गया सल्फेट के साथ, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेस हुई, किसकी पोजीशन डिस्प्लेस हुई, फेरस की और कॉपर की, मतलब आयरन और कॉपर ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट या मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लेते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह, दूसरी से दूसरा वाला पहले की जगह आ जाता है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट नाम को देखो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आप नाम को देखो, आप ना पूरी केमिस्ट्री जो है उसमें मतलब जो दिस इज द पार्ट ऑफ द साइंस दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री है या बायोलॉजी हुआ, या बायोलॉजी में तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ दैट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना केमिस्ट्री में, स्पेशली और फिजिक्स, जो ये दो पार्ट है साइंस के, उसमें दिस नीड नो नीड टू लर्न एनीथिंग, मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होती हैं, आपको बस समझना है चीज़ों को। तो डिस्प्लेसमेंट के नाम को ही आप समझ लो कि चीज़ों को डिस्प्लेस करने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब चीज़ दो आपस में मैटर जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए मूव ऑन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब डबल यानी कि दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होती हैं, मतलब दो मेटल डिस्प्लेस हो रही हैं, दो कोई भी रिएक्टेंट आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, मतलब Na2SO4, व्हाट इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट, राइट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट कराया, दो चीज़ों को रिएक्ट करा रहे थे, दो चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम था ना वो तो चला जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा। जो बेरियम क्लोराइड वाला क्लोराइड था ना, आप खुद देखो कि सोडियम तो चला गया क्लोराइड के साथ, और साथ में क्या हुआ, जो हमारा बेरियम था वो किसके साथ चला गया, सोडियम तो क्लोराइड के चला गया, तो Ba किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हुई है, याद रखिए जब दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होंगी तो ये बन जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ ही है, बस उसमें एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, उसमें दो चीज डिस्प्लेस हो रही थी। अब लास्ट वन हम करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रही हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन घट रही हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन को एक और कह सकते हैं जब हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, तो हम उसे भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन तो बढ़ रही है, राइज हो रही है, और ऑक्सीजन बढ़ेगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन घटेगी रिडक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉपर और ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, Cu प्लस O2 हमने रिएक्शन कराई, बन गया CuO। तो CuO बना, तुमने देखा यहाँ पे कॉपर अकेला, लेकिन यहाँ जाकर क्या बन गया, यहाँ पर CuO बन गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ ना, Cu के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीजन का गेन हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। रिडक्शन में क्या हुआ कि CuO प्लस H2 की रिएक्शन कराई, जब मैंने इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ जाके Cu अलग हो गया, Cu के साथ ऑक्सीजन जो थी वो हट गई और H2O बन गया। तो Cu जो था बना हमारा, उसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जब साथ में होती हैं किसी में, मतलब एक ही रिएक्शन में साथ में हो रही हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये हमारी सारी टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हुई। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन की बात करें तो हम जैसे कि हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं, जब वो आपकी किसी भी वाटर से या फिर आपके मॉइस्चर से, मतलब किसी भी तरीके की मॉइस्चर से जब वो रिएक्ट करती हैं तो उन पर एक लेयर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं, वो लेयर आने की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोहे की, तो जो लोहा यानी कि आयरन हमारा होता है, आयरन जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उस पर जंग लगना बोलते हैं ना, जंग, दैट इज कोरोजन एग्जैक्टली। तो जंग लगना जो होता है ना, उसे कोरोजन ही बोलते हैं, मतलब
अलग अलग मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। जब बात करें आयरन की, तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उस पर। अगर बात करें हम किसकी, चांदी की यानी कि सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बात करें कॉपर की, तो उस पर ग्रीन कलर की ग्रीनिश लेयर आ जाती है। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, मतलब लेयर का आना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लेयर का आना बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, मेटल का रिएक्ट करना, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो इसे कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन के सॉल्यूशन क्या है, हम जनरली क्या होता है, लोहे के जितने भी हमारे फर्नीचर होते हैं, लोहे के गेट वगैरह होते हैं, हम उस पर पेंट कराते हैं। ठीक है, पेंट करा के वो बच्चे बताएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। सो हम ना पेंट करा देते हैं। पेंट करा के क्या होता है ना कि वो कवर हो जाता है, लोहा कवर हो गया, तो कवर होने की वजह से किसी भी मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता और वो ठीक रहता है। उसकी जो मतलब क्वालिटी है, वो उसकी जो वैल्यू है, यू कैन से उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो ये था कोरोजन। अब रेंसिडिटी की बात करें, जैसे भाई जैसे लोहा या मेटल रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, इसी तरीके से जो हमारा खाना होता है ना, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी फूड आइटम्स हमेशा के लिए सही नहीं रहता। वो एक टाइम होता है, हर किसी की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो खराब होने लगता है। तो अगर हम खाने को बाहर छोड़ दें, स्पेशली इन द समर्स, अगर हम खाने को बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से बड़ी जल्दी रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम होता है, तभी हम फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि उसका एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जब उसे वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता हमारे खाने को, जिसमें वो सही रह सकता है, उसकी लाइफ बढ़ सकती है, तो वो खाना जो होता है वो भी मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसमें स्मेल आने लगती है, जैसे रेंसिड फूड आप बोलते हो। रेंसिड मतलब भुसा हुआ खाना, कहते हैं ना, खराब हो गया ये। तो जो रेंसिड फूड होता है ना, ये जो इसे ही हम इस पूरे प्रोसेस को, खाने का खराब होना बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑफ द टेम्परेचर, any form of the any because of anything, this is called rancidity. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस। तो मैंने आपको थोरोली तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रह गया है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आई होप, मुझे लगता है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। यार कमेंट करोगे ना तो मैं कर दूंगी जो भी टॉपिक में इशू होगा। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, जल्दी जल्दी और भी वीडियो में आपकी बनाऊंगी, जो भी मेरे पर रिक्वेस्ट आ रही है धीरे धीरे। सो ये आज मैंने रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी। अगर आपको भी कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, टिल 12th साइंस में स्पेशली, या फिर आपको एसएसटी या इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, तो पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे सेंड करिए। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू सो दैट आपके डाउट्स जल्दी जल्दी क्लियर हो। एग्जाम्स आर कमिंग, तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, डाउट हो तो पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।